नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी प्रयागराज से। हम लोग जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो प्रीवियस ईयर DSSB के हैं। 11 क्वेश्चन तक देखे थे, उसके आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, भारत के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट थी। 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन अंत कर दिया था। देखिए, शासन तो अंत नहीं हुआ था, काम भर का। तो कौन सा कथन सही है? दोनों सही। जो विफलता थी, कहीं ना कहीं भारतीयों के बीच एक फूट भी थी, इसलिए कारण 1 एवं 2 दोनों सही हैं। बात करते हैं भारत के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथन इस प्रकार हैं। यह विद्रोह यद्यपि संपूर्ण भारत में तेजी से फैला, किंतु समूची जनसंख्या को आंदोलित नहीं कर सका था। इसका सबसे बड़ा कारण संगठन का अभाव था। दूसरा कहेगा आप, इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट थी, अर्थात अधिकांश देशी नरेशों एवं सामंतों का राजभक्त बने रहना। ये भी एक बहुत बड़ी फूट का विषय था, कारण था। अधिकतर पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद, पंजाब व बंगाल जैसे रियासतों के राजाओं ने विद्रोह को समर्थन ही नहीं किया। विद्रोहियों ने अलग अलग उद्देश्यों को लेकर विद्रोह किया था, जो निजी स्वार्थ से प्रेरित थे, और विद्रोहियों के पास साधन सीमित थे। कुशल नेतृत्व का अभाव था, अर्थात बहादुर शाह वृद्ध और दुर्बल व्यक्ति था, जो एक कुशल नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ रहा। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का शासन समाप्त हो गया एवं ब्रिटिश संसद और ताज का शासन आरंभ हुआ। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन से लिया गया है? तो 1929 के अधिवेशन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता, अर्थात स्वाधीनता का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 6 नवंबर 1924 को स्वराजवादियों और नो चेंजर्स के बीच के संघर्ष को किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? महात्मा गांधी ने समाप्त किया था। 6 नवंबर 1924 को महात्मा गांधी जी ने CR दास, मोतीलाल नेहरू के साथ एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करके स्वराजवादियों को और नो चेंजर्स राजेंद्र प्रसाद तथा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के बीच में संघर्ष को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए परिषदों को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि नो चेंजर्स ने काउंसिल एंट्री की वकालत की और देश में रचनात्मक कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। दिसंबर 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी तथा उन्होंने स्वराजवादियों को अपनी कार्य समिति में बहुमत भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रूसी क्रांति के दौरान, देखिए फिर से आपको वर्ड हिस्ट्री क्वेश्चन मिलने लगा। रूसी क्रांति के दौरान 9 जनवरी 1905 को एक पादरी फादर गयान के नेतृत्व में श्रमिकों को भारी भीड़ की ओर बढ़ी। किसकी ओर बढ़ी? तो विंटर पैलेस की ओर बढ़ी, ऑटम पैलेस की ओर बढ़ी, स्प्रिंग पैलेस की ओर बढ़ी, समर पैलेस की ओर बढ़ी। तो विंटर पैलेस की ओर बढ़ी थी। हम बात करते हैं रूसी क्रांति के दौरान 1905 ईस्वी को। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1905 ईस्वी को एक पादरी फादर गैवान या गैपान के नेतृत्व में श्रमिकों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स दल ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए तथा लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की शुरुआत इसी घटना से हुई थी तथा रूस के हड़तालें होने लगी। इसी दौरान जॉन निकोलस सेकंड ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमत दे दी। घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? इस बात करते हैं साइमन कमीशन 1931, बटलर कमीशन 1927, मुद्दीमन समिति 1924। तो बात करते हैं साइमन कमीशन 1931 में ना होकर के 1927 में जो है क्या हुई थी, इसके गठन किया गया था। 1928 में ये कहाँ आया था? भारत में आया था। तो इस प्रकार बात करते हैं तो साइमन कमीशन नवंबर 1927 में हमने बताया गठन या नियुक्त किया गया तथा 1928 में भारत में आया। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे।
इनकी अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बहाल किया गया। अध्यक्ष सहित उनमें कुल 7 सदस्य थे तथा भारतीयों को इस कमीशन में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारतीयों को इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा प्रदान की। इसका भारत में हर जगह विरोध किया गया। ब्रिटिश राज की सर्वोच्च शक्ति और रियासतों के शासकों के बीच संबंधों की जांच के लिए 1927 में हरकोर्ट बटलर कमीशन की नियुक्ति की गई। 1924 में मुद्दीमन समिति का नेतृत्व किया गया। अलेक्जेंडर मुद्दीमन ने किया था। इसका गठन भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था। इसका उपयोग भारत और ब्रिटेन दोनों के शासन का द्वैत के मुद्दे की जांच करने के लिए किया गया था। रूसी सोशल डेमोक्रेटिकल लेबर पार्टी का गठन डॉट में हुआ था। कब हुआ था? 1898 में हुआ था। हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकला था जिसमें मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए। 19वीं सदी के आखिर में रूस में ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में समाजवादियों में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी डॉट में हुई थी तो कब हुई थी? 1873 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी 1873 में हुई थी। 1873 का आतंक एक वित्तीय संकट था जिसके कारण यूरोप और उत्तरी अमेरिका की आर्थिक पतन हुआ। यह 1896 तक जारी रहा। इस आर्थिक मंदी ने ब्रिटेन में लॉन्ग डिप्रेशन के रूप में जाना जाने लगा। 2 दशक का ठहराव शुरू किया तथा जिसने देश के आर्थिक नेतृत्व को कमज़ोर कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अर्थशास्त्री इस अवसाद को 1873 से 1879 तक संदर्भित करते हैं। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस नाम के नाम से जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के मध्य लागू की चली थी। महालनोबिस मॉडल पर जो कि आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योगों का विकास किया गया जिसके तहत राउरकेला हो, चाहे भिलाई हो, चाहे दुर्गापुर हो, इसमें स्टील प्लांट स्थापित की गई। इस योजना में लक्षित विकास दर 4.5% रही और विकास दर 4.1 रही थी। हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता की थी? जेबी कृपलानी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबू बृजकिशोर प्रसाद। तो तीनों ने किया था। जेबी कृपलानी भी थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद भी थे, बाबू बृजकिशोर प्रसाद जी भी थे। 1917 की बात किया जाए तो 1917 में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण जो बिहार में है बुलाया था। गांधी जी ने अपने सहयोगियों जेबी कृपलानी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबू बृजकिशोर प्रसाद, CF एंड्रूज भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, HS पोलाक थे, महादेवी देसाई आज नरसिंह पारिक हाथ के साथ गाँव का दौरा किया। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से डरकर सरकार ने एक जांच आयोग गठित किया जिसमें गांधी जी को शामिल किया गया था। आयोग के सुझाव पर तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दिया गया तथा बगान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। 1987 की ब्रंडलैंड रिपोर्ट ने डॉट के बारे में बताया था। ब्रंडलैंड रिपोर्ट जो थी सभी को पता है, सतत विकास के बारे में बताया था। बात करते हैं वर्ष 1987 में प्रकाशित ब्रंडलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में बताया। विश्व पर्यावरण विकास आयोग ने अपने ब्रंडलैंड रिपोर्ट में कहा हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर प्रकाशित किया जिसमें पोषणीयता को परिभाषित किया। ब्रंडलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति करना। यही है हमारा क्या है, सतत विकास है। इसका जो भविष्य साझा किया गया मतलब हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर अगर थीम देखा जाए तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1929 के आर्थिक संकट में इटली में फांसीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फांसीवादियों ने यहूदी समुदाय को नीचा बताया और आर्य जाति को एक श्रेष्ठ जाति के रूप में चित्रित किया। तो केवल एक सही है।
उसमें बताया गया है कि 1929 के आर्थिक संकट ने इटली के फांसीवाद के उदय के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करते हैं 1920 के दशक के आसपास फांसीवाद ने यूरोप पर अपनी शक्ति मजबूत कर ली थी। इटली में फांसीवाद के उदय के सामाजिक चाहे आर्थिक एवं राजनीतिक कारण जो थे वो निम्न थे। बात करते हैं वर्साई की संधि के माध्यम से जर्मनी पर शुद्ध युद्ध की क्षतिपूर्ति लाद दी गई थी। इस संधि ने इटली की आशाओं पर तुषारपात किया था। 1922 के बाद में आर्थिक स्थिति में गिरावट आई, मुद्रास्फीति बढ़ गई। 1929 की आर्थिक महामंदी ने इटली में फांसीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुसोलिनी के नेतृत्व में एक फासिस्टवादी राजनीतिक दल का उदय हुआ, इटली में ही हो चुका था, अतः इस प्रकार केवल एक ऑप्शन आपका सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 1832 में समाजवाद शब्द प्रिंट में पहली बार फ्रांसीसी पत्रिका में देखा गया। रियो फ्रांस के डिपो पार्टी के, रेवो ले गार्डो के, ले ग्लोब के। तो ले ग्लोब के बात करते हैं 1832 में समाजवाद शब्द में पहली बार फ्रांसीसी पत्रिका ले ग्लोब में देखा गया। इस पत्रिका की स्थापना पियरे लैरोक्स और एक प्रिंटर अलेक्जेंडर लाचेवार्डियन ने की थी। सामाजिक संगठन का एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत जो उत्पादन, वितरण तथा व्यापार के साधनों की स्वामित्व का प्रबंधन के लिए समग्र रूप से समुदाय के लिए तर्क देता है, एवं उसे क्या बताता है, समाजवाद कहते हैं। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण 23 प्रश्न थे जिसको आपके सामने लेके आया गया। कल फिर से मिलते हैं इसी के आगे प्रश्न नंबर 24 से। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू मित्रों।